ना, प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होता है। तो उसके लिए घर भी ऐसा नहीं बन सकता है। एक समाज में जब जी रहे हैं तो किससे प्रतिस्पर्धा? घर के डिजाइन में रखा गया है कि ऐसे घर बनने से तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगी, वो नहीं होना है। घर के डिजाइन में भी इसको रखा गया है कि घर का डिजाइन भी कैसा हो, जहाँ जिसमें किसी को किसी से प्रतिस्पर्धा न। तो गुरुजी ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो क्लियरली मार्गीय जो एक सोच है उससे कनेक्टेड है। फिर और अभी तो जैसे आप कल बता रहे थे अब तो बिल्कुल सोच देशीय हो गई। तो उस इसका मतलब है कि इंसान को फिर से मार्गीय सोच बनना है तो पूरी डिजाइनिंग करना होगा ना। ये पूरा डिजाइन जो है ना वो, क्योंकि हमारे पास पूरा डिजाइन बदल दिया गया है ना। गुरु जी वो आपने पहले बताया कि वैभव का डिस्प्ले कैसे होता था उस वाले उस पर कौशल्य से। हमारे पास में वैश्य वर्ग रहा है बहुत सारा, जो बाहर का व्यापार करते थे, बाहर का व्यापार करते थे, उनके पास में अपना बहुत पैसा होता था, मगर वो अपना पैसा अपने पे कभी खर्च नहीं करते थे, है ना। वो सब्जी भी खरीदेगा तो बड़ा नाप तोल के खरीदता था हर चीज, वो अपना पैसा अपने पे खर्च कभी नहीं करता था। ऐसा खर्च होता था जहां जहां लोग मजबूर हो रहे हैं वहां उसकी सुविधा करने में, धर्मशालाएं बनाना है, कुएं बनाना है, अन्न सत्र चलाना है, ये करते थे। वो उनका वैभव था, है ना, कि महंगे कि ये कितने धर्मशालाएं बनवाया है, वो उनका वैभव था उस समय। वो नहीं कि अपनी बेटी की शादी पे कितना खर्चा किया है, वो नहीं था उस तरह का। वो भाव गुरुजी यही आता है कि जब तक हम दूसरों के बारे में विचार नहीं करेंगे, हाँ, अपने बारे में सोचते रहेंगे, तब तक ये कभी नहीं कर सकते। हाँ, दूसरों के बारे में कब सोचने वाला होता है? आत्मीयता से व्यवहार आदमी कब करता है? जब खुद संतुष्ट हो, किसी से जब खुद जुड़ाव हो। हाँ? जुड़ाव होता है। आत्मीयता का मतलब क्या है? बिना किसी आस के व्यवहार करना, वो आत्मीयता माने जाती है। आत्मीयता में आगे वाले से कोई अपेक्षा नहीं होती है ना, तो वो आत्मीयता है। जब तक आगे वाला तृप्त नहीं रहेगा, वो जो व्यवहार करेगा वो तो फिर व्यवहार से आत्मीयता करता है ना। तो ये तृप्त अगर है तो ये जो व्यवहार करेगा ये आत्मीयता से करेगा। तुम अपने आप में अकेले तृप्त होने से नहीं चलेगा ना वहां पे। तो ये समाज अपने आप में तृप्ति से जीवन जीना है फिर। तो ये जो व्यवहार करेंगे फिर ये आत्मीयता से करेंगे आपस में। उसके पहले इनको तृप्त करना होगा। जितनी इनकी जरूरतें हैं वो तो इनकी पूरी होना होगा ना। तो ये आत्मीयता से व्यवहार करेंगे, काहे के लिए करेंगे? तो फिर ये व्यवस्था ऐसी होना है कि जिसमें सब लोग तृप्त रहे। तो हमारे पास में एक जो ये श्लोक है जिसमें बताया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में अगर पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण है, पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण है। हर परिस्थिति में परिपूर्ण रहना ये कभी भी संभव नहीं है कि सभी कुछ सभी के पास में हो जाएगा, असंभव है। मगर एक ऐसी व्यवस्था कि किसी के पास कुछ हो तो ज़्यादा ना लगे, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस ना करे। है तो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे प्रकृति है, एक वृक्ष में फूल खिलता है तो सुंदर है, नहीं तो हम तो कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा फूल खिलता तो सुंदर होता है ना।
एक पंछी अगर आके बैठ जाए तो सुंदर है। हम तो नहीं सोच सकते कि ऐसा पक्षी अगर बैठता तो सुंदर होता। वो अगर उड़ करके कहीं चला जाए, वो जहाँ बैठा है वो अपनी जगह सुंदर है, ये अपनी जगह सुंदर है। दोनों मिलते हैं तो भी सुंदर है, अलग होते हैं तो भी सुंदर है। किसी की सुंदरता में कोई कमी नहीं होती है। इस तरह की भी एक जीवन शैली जी सकते हैं, है ना। है तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कभी। प्रकृति तो ऐसे ही है, सारी प्रकृति, उसमें हमको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। होता है तो बहुत ज्यादा कुछ लगता नहीं है, नहीं बना सकते ना। तो उसमें पूरी डिजाइनिंग करना होता है कि कैसा इनका घर कैसा होना चाहिए, आहार कैसा हो, वेशभूषा कैसी हो, व्यवस्था कैसी हो, ये सब फिर करना पड़ता है कि कैसा घर हो, वेशभूषा भी कैसी हो। अब हमारी तो वेशभूषा रही है चमड़े के चप्पल, धोती, कुर्ता, दुपट्टा, पटका या टोपी। इसमें पगड़ी और टोपी निकल जाए तो कोई कमी होती है क्या? कंधे पे अगर अंग वस्त्र नहीं है तो क्या कमी हो जाए आदमी के अंदर? परेशान तो नहीं होता है आदमी। शरीर पे अगर कुर्ता नहीं है तो भी वो नंगा तो नहीं दिखता है। शरीर पे बनियान भी नहीं है, इतना सा यज्ञोपवीत है, उसको पकड़ पकड़ के प्रणाम करते हैं, है ना। पैर में चप्पल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, चलता है। अभी आधुनिक वेश में से क्या निकालेंगे? शर्ट निकालते हैं तो आदमी नंगा है, जूता नहीं है तो असभ्य है, एक बटन टूट जाए तो सारा दिन परेशान रहता है आदमी। इतनी परेशानी वाली वेशभूषा को पहन के आदमी आनंद से कैसे जिएगा, है ना। इसकी वेशभूषा भी ऐसी हो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। उसी तरह से आहार भी रखा गया है हमारे पास में। हमारे पास में तो आहार की बड़ी अच्छी पद्धति है। अभी हम जैसा देखते थे मोटे तौर पे 7 दिन में 7 तरह का भोजन करना है। एक दिन पीला अनाज, एक दिन सफ़ेद अनाज, एक दिन बिना तेल का भोजन, एक दिन बिना नमक का भोजन, एक दिन बिना चाकू को इस्तेमाल किए खाना पकना है, एक दिन रात का बनाया और सुबह खाना है, एक दिन भूखे रहना है। ये था ना हमारे पास में पूरा। तो वो जानती थी औरतें कि बिना तेल के भी कितने स्वादिष्ट पदार्थ बना सकते हैं। ये नहीं कि तेल होगा तो ही खाना पकेगा या नमक होगा तो ही खाना पकेगा, ऐसा नहीं ना। बिना नमक के भी कितने स्वादिष्ट पदार्थ बना सकते हैं, जानती थी औरतें। हमारे देश के हैं, हाँ। उनके साथ ही हुआ, होता है, भारत में ही हुआ, स्वतंत्र हुआ। हाँ। अपूर्ण मान रहे थे। नहीं, होता है, होना चाहिए भाई। नहीं, वो होना चाहिए भाई। अब जैसे अब हमारे भी आदिलाबाद में एक बार बड़ा यज्ञ हो रहा था, तो एक कलेक्टर आ गया सूट बूट में, वो अंदर घुसने लगा तो वहाँ का एक पंडित पकड़ के बाहर निकाल दिया। नहीं तुम ऐसे नहीं आ सकते हो, तुम बिना धोती बांध करके अंदर आओ। निकाल दिया, वो निकाल देना चाहिए अपनी जगह से, बिना हम लोग क्यों हम लोग उनका इतने उदार बनते हैं कि चलता है भी, आ जाओ। है ना। अभी दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुलाया था मुझे एक मीटिंग के लिए, तो मैं जानबूझ के धोती पहन के गया। तो वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, तो चौकीदार पूछता है किससे मिलना है, काय के लिए आया हूँ। उसको लगा कि गाँव का आदमी इधर काय को आया, लाइट नहीं तो। हाँ, तो मैंने उसको पूछा, नहीं मेरे को मीटिंग में जाना। अच्छा जाइए साहब। हम भी जब खादी का कुर्ता पहन के दिल्ली में कहीं जाते हैं, जैसे मिलने फोर्टिस हॉस्पिटल गए, तो गार्ड किसी से नहीं पूछे, गाड़ी वाले आ रहे हैं उससे किसी से नहीं पूछेगा। हमसे पूछे भाई साहब किससे मिलना है, हम क्या बाकी सबसे पूछते हो क्या जो जा रहे हैं। गार्ड मतलब हॉस्पिटल का गार्ड, सोचिए। नहीं, लेकिन वही खादी का कपड़ा सफेद पहनो और ऐसा, हाँ, तब तो ये वाला तो आपको कोई पूछेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, चलान भी नहीं काटती पुलिस। लेकिन गुरुजी एक समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग ये बच्चों में, जैसे हम विद्यालय में जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर परिवारों में देखता हूँ कि बच्चे से कहते हैं तुम्हें फर्स्ट आना है क्लास में, जिंदगी में तुम्हें कुछ अगर अच्छा बनना है
तो जब तक तुम आगे नहीं निकलोगे सबसे। बिल्कुल। मैं इस भाव को जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ा ये लगता है कि हम लोग जानबूझ के अपने बच्चे ही हमारी उम्मीद है, इन्हीं से हम अगर कोई कल्पना कर सकते हैं, जो आप डिजाइन की बात करते हैं, अगर हम प्रयास करेंगे तो यहीं से करेंगे कि हमें ऐसे नहीं विचार बच्चों के अंदर डालना चाहिए। ये ठीक है कि चूंकि सिस्टम गिवन है, हमें दिया गया है, अब हम उसी में जीना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें बच्चों के अंदर ये भाव डालना नहीं चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी में यही हो रहा है सर। मगर वो तो होगा, ऐसे ही होगा, कैरियर बनाना है ना। बोझ उठाने वाला कैरियर, साइकिल वाला कैरियर, वही बोझ उठाने वाला कैरियर बनाना। तो गुरु जी गुरुकुल व्यवस्था के ऊपर क्या समय हो गया गुरु जी चाय का? क्या 12:30 बज रहे? नहीं, 10 बज रहा है। 10 बजे मेरे पास में 12:30 कैसे? वो नेटवर्क चला गया हुआ ना, तो वो खड़ा है। हाँ, इसीलिए टाइम गलत दिखाता है। 10 बजे है ना, वही भाई 12:30 कैसे बज रहे हैं इसमें? भूख नहीं लगी और 12:30 हाँ चाय होना क्या गुरु जी? चाय तो पिएंगे ना। तो ये पूरा डिजाइनिंग जो करना है ना, वो डिजाइन है पूरा कैसा हो। तो हमारे पास तो एक सूत्र था कि हमको ये जीवन शैली जीना है, उस हिसाब से हमको सब कुछ करना है। हमारा घर भी ऐसा हो कि कुछ है तो उसमें ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं है तो उसकी कमी महसूस नहीं होना चाहिए। घर भी ऐसा होना। आज की परिस्थिति में तो बहुत कठिन है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति कुछ नहीं है। हाँ। लोग हर कोई आज इतना खरीदना चाहते हैं, करना चाहते हैं, परिस्थिति कुछ नहीं है। घर को म्यूजियम बना रखे। हाँ। परिस्थिति अगर कुछ नहीं है, ये तो कमजोरी सी है। हाँ। ओह, पंडित जी के लिए लाए हो? ठीक है, नहीं चलो चल जाएगा कटोरी में, चल जाएगा कटोरी में। ये है ना पूरा। में चार्ज है। हाँ उल्टा लगा वो यूपीएस पे इस पे चल रहा है। वो यूपीएस पता है इसमें चल रहा था, लाइट लाइट जली थी ना अभी। इसके कॉलेज में जी हर्ष के वहाँ। तो बच्चों के माँ बाप को बड़ी समस्या है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, आप लोग नीचे बैठा के खाना खिलाते हैं। है ना, इतना दे रहे हैं। हालांकि वो व्यवस्था है वहाँ भी, टेबलों पे बैठ के खाने की, जिसको खाना चाहे नीचे बैठ के खाए। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ तो यहाँ टेबल रखो, जो ऊपर बैठ के खाना चाहता है उसको खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कहीं जा करके जहाँ टेबलों पे खाना खिलाया जाता है, वहाँ कभी ये बात बोलते हैं कि कुछ तो ऐसी व्यवस्था रखो जो नीचे बैठ के खाना चाहता है, उसके लिए कुछ तो व्यवस्था रखो। ऐसा बोले हैं क्या कभी? यहाँ आकर के जरूर बोल रहे हैं। है ना। कि अब कुछ जगहों पे नई धोती पहन करके घुसने देते हैं, तो निषेध ही कर देना चाहिए भाई। अब बवाल कितना है देखो यहाँ पे, वो ये घुसने नहीं दे रहा है, इस पे बात नहीं होती है। ये घुसने नहीं दे रहा है तो इस पे बहस लगाएंगे, है ना, इस पे बहस लगाएंगे, इस पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वो गुरु जी आधा ही कपड़ा उतारते हैं ना, सिलाई वाला फुल पैंट वैसे ही रखते, कुर्ता उतार के नहीं, वो तो मूर्खता है, उसके लिए कोई क्या करे। हाँ। वो तो और भी जो है पूरे बंदा तरीके दिखते हैं। हाँ, मूर्खता है, पता ही नहीं है ना बेचारों को। कहीं कहीं है वो पूरा धोती या लुंगी का बोलते आदमी को। पद्मनाभपुरम जो मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी पद्मनाभ, तिरुवनंतपुरम। हाँ, वहाँ पे आपको वही Even there will be a mundu. Without mundu you cannot go.
ये हम लोग शंकराचार्य जी के भी You cannot. They have to wear mundu. हम लोग शंकराचार्य जी के भी प्रांत के तो धोती परफेक्ट नहीं पड़ती। मैं कल बाली का जिक्र कर रहा था, तो वहाँ के मंदिरों के अंदर आप जो है मतलब कि शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते हैं, आपको पहने सरौंग कहते हैं उसे, धोती ऐसा उसको लपेट करके ही जा सकते हैं। और एक गेरुए रंग की सिल्क का वो रहता है, एक ऐसे लपेट करके सैश। काशी विश्वनाथ में जाने के वक्त वो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपने देखा है ऐसा सीन? हाँ, 1980 तक हमारे पास में ये सब चलता था ना। 1980 के पहले तक हमारे पास खेत में भी कोई नौकर नहीं रहता था। 80 तक 1980 तक जो बदवा मजदूरी जो होती है सब, हमारे पास खेत में भी कोई नौकर नहीं रहता था। हिस्सेदार रहते थे लोग, हिस्सेदार। ऐसा है, ये दुपालू, कोमू पालू, डेक्का पालू, ये एक बैल के हिसाब से वो होता था। बैल भागी, सिंह भागी, खुर भागी, दुम भागी, ऐसा वो भागों के नाम थे वहाँ पे। ये कौन है? ये तो कपालू होते थे, ये दुम का हिस्सा देने वाला है, इस तरह से। दुम मतलब थोड़ा इसको नहीं, जो पशु चराने वाला होता था उसको तो कपालू होता था, कि कितने दुम के जानवरों को चरा रहा है, तो उस पे उसका होता था कि इतने जानवर ये चरा रहा है, इतनी दुमें हैं इसके पास में, तो उस हिसाब से उसको हिस्सा होता था। बैल भागी वो होता था जो बराबर आधा लेता था। सिंह भागी वो होता था जो आधे से आधा लेता था। इस तरह से उनके हिसाब थे अपने पूरे के पूरे। तो ये सब हिस्सेदार थे। तो हम मेरे को जो डॉक्टर साहब दवाई देते ना, गंगा रेड्डी, उनके गांव में एक पंचायत हुई थी। इनके पिताजी अपनी एक जमीन, 6 एकड़ जमीन किसी और को करने के लिए दे दिए। तो उनके खेत पे काम करने वाले सारे लोग पंचायत लगाए कि हमारे से बिना पूछे तुम जमीन कैसे दी है उनको, हमसे ना करने के लिए। हम कर सकते थे ना, हम करते हो जमीन, तुम दूसरे को कैसा दे दिए करने के लिए। तो वो जमीन वापस लेना पड़ा। पंचायत हुई बाजबता उसकी, ये सब लोग पंचायत लगाए कि हम हमारे से बिना पूछे तुम कैसे दे दियो, जमीन उसकी है, सब उसका है, ये सब हिस्सेदार है, उसमें खेती करने वाले हैं। और ये लोग लगा दिए पंचायत कि हम करते थे, वो हिस्सा हमको आता था। तो ये उस समय रहा है। 1980 के बाद मैं किसी के घर में बैठा था, उसके खेत में काम करने वाले सारे लोग बैठे। हमारे पास शिवरात्रि पे काम करने वाले बदलते थे पूरे। तो शिवरात्रि के समय ये सब बैठ कर के ये लोग सब बोलते हैं कि बापू अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, हमको तुम तनख्वाह दे दो, हमको तुम तनख्वाह दे दो। तो मैं पूछा, संटन्ना उसका नाम था, मैं संटन्ना कल तक तो तुम हिस्सेदार थे, आज नौकर क्यों बनना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि बापू अब वो हिस्से का जमाना गया। बोले किसान को तभी फायदा है जब उसके घर की खाद और घर का बीज है, और ये खाद और बीज हम तैयार करने वाले लोग थे। अब ये खाद भी बाहर से खरीद रहा है, बीज भी बाहर से खरीद रहा है, फर्टिलाइजर यूरिया। हाँ, और ऐसी फसलें अब डालना चालू हो गए हैं सब लोग जो हमारे घर के काम की नहीं है। कपास को क्या करेंगे, खाएंगे क्या हम लोग? तो इससे अच्छा है कि हमको तनख्वाह दे दे, है ना। और लोग एक ही चीज उगाने लगे ना, बस इसके भाग में पैदा होगा नहीं होगा इसका नसीब, हमको हमारी तनख्वाह मिल जाए बस है। ये बात हो गई। जो लोग पंचायत लगा के खेत छुड़ाए थे कभी, वो लोग ही फिर बाद में बोलने लगे नौकर बनने के बाद में कि बापू अब अपने से इतनी जमीन थोड़ी होती है, किसी को देना है तो थोड़ी जमीन दे दो, है ना, बटाई से या तहसील से या जैसा भी देना है वो हो गया ऐसे। गुरुजी अभी एक आपकी अनुपस्थिति में एक बात उठी थी थोड़ी सी। हाँ।
काशी विश्वनाथ जी मंदिर में हाँ। मैं परिवार के साथ था, सरल साहब भी थे और हमारे मित्र जापान के मुराकामी जी जिन्होंने सरल साहब की पुस्तकों को प्रकाशित कराने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया। हाँ। तो जब वहाँ जाना था तो वहाँ एक बोर्ड में लिखा हुआ है कि उसमें विदेशी लोग प्रवेश नहीं कर सकते। तो मुराकामी देखा तो मुझे पता नहीं क्यों उस दिन बहुत दुख महसूस हुआ। वो कहने अजय हम कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाहर बैठता हूँ। तो हम लोग आए, लेकिन अभी जैसे ये उठा कि ये क्यों ऐसा करा, क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो वसुधा हमारा कुटुंब के रूप में। तो ये जो भेद हुआ ये क्या हमारे यहाँ शास्त्रों में इस तरह से कैसे बनाया गया इस तरह का? वसुदैव कुटुंबकम सभ्यता का सिद्धांत है, मतों का नहीं। ये पुण्य क्षेत्र जितने हैं ये मतों के हैं, वहां तो उनका कानून चलेगा। ये सभ्यता के नहीं है, ये मतों के। सभ्यता के सिर्फ तीर्थ है, तीर्थ सभ्यता के। बाकी ये देवालय किसी न किसी मत से जुड़े हुए हैं। अब वो मत वालों की मर्जी है, किसी को आने या किसी को मत आने, है ना, वो तो उनकी है। सभ्यता का सिर्फ ग्राम देवता होता है, सभ्यता का और कोई देवता नहीं होता है। सभ्यता का सिर्फ ग्राम देवता है, ग्राम देवता, ग्राम देवता, कुल देवता भी कहते हैं। हाँ, कुल देवता है। सिर्फ ग्राम देवता सभ्यता का है, उतना ही कि ग्राम देवता, गांव अपने आप में एक देवता है, उतना। तुम किसी भी संप्रदाय के हो सकते हो, ग्राम देवता को तो तुमको मानना ही पड़ेगा। ये चीज तो यहाँ सभ्यता और मत, ये देवालय सब मतों के हैं। तिरुपति वैष्णवों का है, श्रीशैलम शैवों का है, कोई शाक्तेयों का है, कोई किसी का है। अभी तो खैर जा रहे हैं सब लोग, नहीं तो वैष्णव के मंदिर में ब्राह्मणों को भी नहीं घुसने दिया जाता था। ऐसे ब्राह्मण जाता भी नहीं था वैष्णव के मंदिर में। तिरुपति के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नहीं होता है, वहाँ श्री वैष्णव पुजारी होता है। तो ब्राह्मणों को घुसने भी नहीं देते हैं अंदर, ऐसे, क्योंकि वो किसी मत के हैं, वो सभ्यता के नहीं है। हमारी भारतीय सभ्यता में कोई एक चीज ऐसी कायम नहीं की गई है कि तुम सब इसको, इस परमात्मा को मानना है, उसको मानना है, इसको मानना है। सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं है। सभ्यता में तो ग्राम देवता है, बस हो गया। गांव अपने आप में एक देवता है, बस। ग्राम देवता जो होते थे पहले, जब गांव बसाया जाता था, गांव बसाने की अपनी पद्धतियां थी पूरी। तो गांव के लिए भूमि परीक्षा बहुत महत्वशाली होती है। वो हर तरह की सहूलत देखते हैं। पानी, उसमें भूमि परीक्षा ये है कि वहाँ की वायु विष वायु ना हो, जमीन के अंदर की वायु विष वायु ना हो, ऐसे उसकी परीक्षाएं करके देखते थे। और एक टोकरे में नवधान्य लेके चलता था आदमी। जो नवधान्य लेके चलता है उसको पटेल कहा जाता था। पाटला यानी वो टोकरा होता है, उसको लेके चलने वाला पटेल माना जाता था। तो 9 तरह के अनाज वहाँ जमीन में डाल के देखते थे। कुछ अनाज है 24 घंटे में अंकुरित होते हैं, कुछ 36 घंटे में होते हैं, कुछ 48 घंटे में होते हैं, कोई 1 दिन में हो जाते हैं, कुछ 2 दिन में होते हैं, कोई 3 दिन में होते हैं। वो अपने समय से अंकुरित हो रहे या नहीं हो रहे हैं, जल्दी भी नहीं होता, वो अपने समय से। अगर वो अपने समय से अंकुरित हो रहे हैं तो जमीन ठीक है, अगर अपने समय से अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो फिर वो जमीन ठीक नहीं है, ऐसे। तो वो उस जगह पे अपना गांव के बीच में एक पत्थर लगाते थे, केंद्र बनाते थे उसको, और फिर पूरा गांव। अब ग्राम की जो परिभाषा है, ग्राम ग्रह धातु से निकला है। एक ऐसा घर जिसमें बहुत लोग जीते हैं, एक ही घर माना जाता था। बहुत गांव की छत एक ही होती थी, पूरे गांव की एक ही छत बनती थी, है ना, अलग अलग छतें भी नहीं होती थी।
एक ही छत के नीचे जीते थे सारे लोग। ऐसे उड़ीसा में भी कुछ गांव बचे हुए हैं, कुछ जगहों पे। हमारे इलाके के बहुत सारे गांव ऐसे ही थे जो छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती थी और एक की रसोई से दूसरे की रसोई में रास्ता रहता था, अंदर ही अंदर ऐसे। तो गांव उस तरह से कि ग्रह का एक घर, गांव तो एक घर है। उसके बाद लोग गांव के और कई नाम रखे हैं। हमारे पास में ऊरू कहते हैं तेलुगु में, यहाँ देहात कहते हैं, पंजाब में पिंड कहते हैं, है ना। पिंड का मतलब क्या है? पिंड का मतलब होता है एक शरीर। देहात का मतलब क्या है? जो देह के भीतर है। उर का मतलब क्या होता है? वो भी एक शरीर होता है। तो हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, भाषा में गांव के जितने भी जो नाम दिए गए हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं एक शरीर होता है। तो गांव को लोग एक शरीर मानते थे, अपना शरीर एक शरीर की तरह। जैसे हम अपने शरीर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, ऐसे हर एक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग वहाँ होना पड़ता है। वो मानस बनाना पड़ता है वहाँ पे। इस तरह के मानस के लोग जहाँ जीते हैं वो ग्राम कहलाता है, ऐसा। तो अगर इस तरह का मानस हमेशा बना रहना है तो फिर गांव में क्या चलना है क्या नहीं चलना है ये सोचना पड़ता है ना। तो इसलिए हमारे गांव में व्यापार कभी नहीं होता था। कोई भी कारीगर लोगों को बेचने के लिए काम नहीं करता था, वो देने के लिए काम करता था, बेचने के लिए नहीं। देने के लिए जब काम करता है कारीगर तो पूरा सामाजिक जीवन जीता है। अब बेचने के लिए जब काम करना चालू किए हैं कारीगर लोग तो इनका सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है ना। वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर व्यक्ति संपन्न होता है तो गांव कंगाल हो जाएगा, गांव अगर समृद्ध होता है तो गांव में जीने वाला कंगाल से कंगाल आदमी भी समृद्ध होता है। इसलिए गांव में व्यापार को कभी नहीं चलने दिया गया। व्यापार को ना, व्यापार में कोई एक आदमी संपन्न होता है, वो संपन्न होने लगेगा तो गांव तो कंगाल हो जाएगा, है ना। गांव को समृद्ध करना है। व्यक्ति संपन्न होता है, समृद्ध नहीं होता है कभी भी। समृद्धि उसकी हर सारी चीज में समृद्धि रहना चाहिए। फिर उसकी वेशभूषा से लेके, उसके आहार से लेके, उसकी हर सारी चीज में समृद्धि होना है। विचार में, हाँ, विचार में, मानस में जब ये बात आती है कि हर एक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करना, तो इससे बड़ी समृद्धि और क्या होगी मानस की ना। तो ये जो रहा है मनसा वाचा कर्मणा बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए कहा कि मानस वाणी और कर्म, तो मानस के लोग होना पड़ता है उस तरह के। तो एक गांव, तो हमारे पास में जो लोगों का ये मानना था कि दुनिया हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव हमारी दुनिया है। दुनिया हमारा गांव नहीं है, इसके स्थिति में हमारा गांव हमारी दुनिया है। दुनिया में जितनी चीजें बनती है वो हमारे गांव में हम क्यों नहीं बना सकते? हम बना लेंगे, हर चीज अपने गांव में बना लेंगे हम लोग। तो इस हिसाब से वो इतनी टेक्नोलॉजियों को गांव में लेकर के आए थे कि हमारे गांव में ये सारी चीजें होना है, तो उस विषयों के जानकार इस गांव में रहना है। जब कारखाने छोटे होते हैं तो समाज उसको व्यवस्थित करता है, बड़े कारखाने समाज को व्यवस्थित करते हैं, ऐसा। अब हर गांव में एक एक तरह का कारीगर होना है तो गांव जिम्मेदारी लेता है उसकी व्यवस्था की, तो ही वो रहेगा ना, नहीं तो किस लिए रहेगा उस गांव में। तो गांव ही जिम्मेदारी लेता था कि हमारे पास में इस तरह का काम वाला चाहिए, हमारे पास में उस तरह का काम वाला चाहिए।
वो सारे लोगों को इकट्ठा करते थे। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक गांव में बहुत विषय के ज्ञाती लोग रहते थे। हर विषय का एक एक ज्ञाता होता था। कोई मिट्टी के काम का ज्ञाता था, कोई लकड़ी के काम का, कोई सोने के, कोई लोहे के काम का ज्ञाता, कोई चमड़े के काम का ज्ञाता। तो ये सब ज्ञाती लोगों की बस्ती होती थी। वो ज्ञाति कालांतर में जाति बन गई, ऐसा ना। तो ये तो विषयों के जानकार लोग थे, इनको इकट्ठा करते थे। मगर ये गांव में जीना है तो कोई भी आदमी कोई काम क्यों करता है? क्योंकि जब वो देखता है कि इस काम में मैं और मेरा परिवार आसानी से जी सकता है, तो कोई भी काम हो वो आदमी करेगा, है ना। उसको छोटा बड़ा फिर नहीं मानता है। दूसरा, उस काम को लेके वो समाज में गौरव चाहता है। ये दो नहीं है तो कोई काम आदमी कभी नहीं करेगा। ये तो दो चाहिए। आज भी तुम ये दो चीज दो, लोग काम करेंगे, है ना। हम उसके आहार की व्यवस्था करो और उसको समान मर्यादा मिलना है, फिर तो वो करेगा, वो जिएगा, क्योंकि दो चीज उसको चाहिए। और जहां मिलेगी वहां दौड़ जाएगा, है ना। अभी तुम करना चाहते हो ये कर डालो ना, हो जाएगा आसानी से। और बात ये आती है कि किसी की बनाई हुई चीज दूसरा क्यों लेना है? कोई जबरदस्ती है क्या? है ना। तो किसी की बनाई हुई चीज दूसरा उसी समय लेता है जब जरूरत है तो लेगा, या वो सुंदर दिखाई दे तो लेगा, है ना। मगर जरूरत कितनी है हम लोगों को? कितनी जरूरत है? कपड़ा कितना चाहिए या कोई और चीज कितनी चाहिए? जरूरत तो बहुत कम। अगर जरूरत के हिसाब से समाज जीना चालू करे, बहुत कम जरूरत है लोगों को। कपड़ा बहुत, एक कंबल में छेदा करके गले में डाल के कब्र में डोरी बांध दे, आधी जिंदगी जीता है। उससे ज्यादा कपड़ा क्या चाहिए फिर, है ना। ये मिट्टी का कटोरा लेके खिचड़ी पचड़ी खा के पका के खा के जी सकता है, उससे ज्यादा क्या चाहिए उसको? और जरूरत तो बहुत कम है। आज हमारे किसी घर में किसी कारीगर की चीजें नहीं है ना। क्या जरूरत है फिर हमको कारीगर? उस जमाने में भी जरूरत नहीं थी, उस जमाने में भी जरूरत नहीं थी। मगर गांव में इस तरह के काम करने वाले लोग हैं तो इनकी चीजों को बिना जरूरत के भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं जी सकता है, नहीं तो ये नहीं जी सकता। और ये हमारे गांव में रहना है, जीना है, तो इसको तो भरपूर काम चाहिए। वो सिर्फ अपनी जो विद्या जानता है वो विद्या पे ही वो जीना है, ये नहीं कि 3600 काम करके वो जीना है। तो वो परिपक्व किसी काम में नहीं होगा अगर 3600 काम करेगा। तो वो जो एक काम कर रहा है उसमें ही अगर वो जिएगा तो परिपक्व होता है हर दृष्टिकोण से। तो अगर ऐसे जीना है तो हमको बिना जरूरत के भी इसकी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ता है फिर। तो वो जो बनी थी, वो पद्धति जो बनी थी, उसी को मैं व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था बोलता हूँ कि बिना जरूरत के भी इनकी चीजों को इस्तेमाल करना है हम लोग। तो उसमें हमारे पास में ये पूरे 49 संस्कार आते हैं पूरे। हाँ, समाज 49 संस्कार बना करके हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 5 चीज रखे, एक पद्धति बनी थी। बिना जरूरत का मार्केट था, ये कोई जरूरत नहीं थी इसकी। कई बार कारीगर अपनी चीजें लेके इनके घर आना है, कई बार ये लोग कारीगर के घर जाकर के उसकी चीजों को लाना है। ये कई बार तो कारीगर अपनी चीजें लेकर के आएगा, कई बार ये लोग कारीगरों के घर जाकर के उसकी चीजों को लाना है। तो वो उसके लिए बहुत बड़े गौरव की बात होती है ना। कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, हमारे घर तो आना पड़ता है। ये तो ये पद्धति, इनका एक मार्केट बना था पूरा, जो भरपूर इनको काम देता था। भरपूर काम होना चाहिए, मरे उतना काम किसी को नहीं होना चाहिए। हाथ भर काम हो, मरे उतना काम नहीं होना चाहिए आदमी को ना। बड़ी मस्ती से वो करता था।
इस तरह का जो मार्केट बनाया गया था हमारे पास में, ये बिना जरूरत का मार्केट था। उसके बिना भी जी सकता था समाज, बहुत सारे समाज जीते हैं दुनिया में। यहाँ वो पद्धति थी कि ये अगर जीना है तो इसको काम चाहिए, और फिर इतना भी काम नहीं होना है कि उसमें उसकी कमबख्ती निकल जाए, उसकी जान निकले। तो उस हिसाब से मार्केट हुआ। मैं ये कि बहुत तरह के काम करने वाले लोग हैं, कोई सोने का काम करने वाला है, कोई बांस का, कोई मिट्टी का काम करने वाला है, तो इसमें तालमेल कैसे बैठेगा फिर, है ना? क्योंकि सोना तो इतना, वो किसके लिए? वो विकलांगों के लिए, कुछ विधवाओं के लिए, विद्वानों के लिए और वैद्यों के लिए होता था। ऐसे कोई विद्वान बैठा है, हमारे पास में एक विद्वान बैठा हुआ था, एक गांव, बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में। तो वहाँ कोई एक वेश्या बोल रही कि भाई तुम तो इतने विद्वान हो, लोग तो और लोगों के लिए बहुत कुछ लिखते हो, हमारे लिए भी कुछ लिख डालो, मैं महाभारत लिखवाना चाहती हूँ। तो बैठ के महाभारत लिखा, वो बहुत सुंदर महाभारत। गांव उसकी व्यवस्था किया पूरी। ये भिक्षावृत्ति वाले लोग हुए क्या? कौन? जिनके लिए आपने बोला ना जो विद्वान है। हाँ, विद्वान ऐसा जरूरी नहीं कि भिक्षावृत्ति वाला हो, कोई भी हो सकता था विद्वान। कोई वैद्य, वैद्य, हाँ, वैद्य, वैद्य भी कोई भी हो सकता था। मतलब जैसे कुछ है ऐसे वैद्य है जो सांप का जहर उतारने का काम करते हैं, उनको तो किसी भी टाइम पे कहीं भी दौड़ना पड़े, है ना? वो वैद्यों को इतनी पाबंदी थी कि अगर वो खाना खाने बैठा है, एक निवाला मुंह में डाला है, इतने में ही खबर आ जाए कि किसी के सांप काटा है, तो दूसरा निवाला मुंह में नहीं डालता था, वहां से उड़ जाना है, उड़ जाता था, दौड़ता था वो जाकर के ना। तो अब ये जो इस तरह के जो बहुत सारे वैद्य होते थे जिनको हमेशा दौड़ते रहना पड़ता था, इनका भी तो चलना है ना फिर, तो उनकी व्यवस्था गाँव करता था सीधे से। ऐसा विद्वान बैठा, कोई संगीतकार बैठा हुआ है, साधना कर रहा है, या कोई साहित्यकार है, वो गांव के लिए बहुत गौरव की बात होती थी। एक पहलवान है, कोई किसी भी जाति का हो सकता था पहलवान, उसका पोषण करते थे गांव के लोग, बहुत गर्व की बात, गौरव की बात थी वो, ये हमारे गांव का पहलवान है, उसका पोषण करते थे लोग। वो कहीं भी खाता पीता, लोग खिलाते पिलाते उसको खूब मस्ती से, है ना, खूब खिलाते पिलाते उसको, उसको कोई पाबंदी नहीं। अब जैसे गांव में जैसे सांड होता था, वो छोड़ दिया जाता था ना, वो किसी भी खेत में चर ले, कोई उसको रोकता नहीं था, कहीं भी चर सकता है वो। सांड वाली प्रथा तो अभी भी है, अभी भी है। हाँ, सांड, पारा, तो ये जो था ऐसे, तो कुछ चीज़ों को ऐसी पाबंदियाँ कुछ नहीं, पोषण करता था गांव। कोई विद्वान आ गया है बाहर से, उसका प्रवचन रखना है, उसकी बातचीत रखना है, कौन खर्चा करे? गांव करता था उसकी खर्चा, उसका खर्चा पूरा। तो ऐसे में कैसे सब लोग थोड़ा थोड़ा देते थे या वो वहाँ उसको ये लोग अंदर नहीं कर सकते थे, ऐसा है, उसको अंदर नहीं कर सकते थे, वो उनका होता था। तो ये लोग बहुत सतर्कता से वो काम करते थे, बैलों को घुमाना, करना, कराना, लापरवाही नहीं कर सकते थे कि बाहर गया तो उनका हो गया, फिर उसको अंदर नहीं कर सकते थे, काफ़ी अनाज बाहर चला जाता था। अब जब बंटवारा करना रहता था तो खलियान के 100 गज दूर से एक लकीर डाली जाती थी, 100 गज दूर से, उसके भीतर चूड़ी की आवाज़ नहीं आना है, कोई महिला उसके अंदर नहीं आना है। जब ये पूरा बंटवारे का समय होता था उस समय कोई महिला नहीं आना है, घर की मालकिन कोई नहीं आना है उसके अंदर, सब दूर रहना है, क्योंकि बंटवारे के समय इसकी जान जलती थी औरत की, इसको इतना क्यों, उसको उतना क्यों ये सब होता था, तो इसलिए वो अंदर नहीं आना है। मगर जब ये खला अनाज सब बांटने के बाद जब वो घर लेके आते थे तो इतना सुंदर होता था घर लेके आना, बैलगाड़ियों में भर के, बैलों को सजा के बैलगाड़ियों में भर के, एक आदमी आगे आगे चलता था खूब पगड़ी पगड़ी बांध के। वो एक अड्डा बोलते हैं हमारे पास में, एक मापने का एक होता है, 4 सेर का एक अड्डा होता है इतना बड़ा, उसमें दिया जला करके वो आगे आगे चलता था।
शाम के समय पीछे पीछे बैलगाड़ियाँ आती थी, बहुत सुंदर दिखाई देता था, है ना, बहुत सुंदर दिखाई देता था, वो आगे आगे चलता था। तो जब ये अनाज आते रहता तो औरतें गांव की के बाहर ही आरतियों के थाल सजा के खड़े रहती थी। अनाज आया, बैलों की पूजा किए, अनाज की पूजा किए, फिर उसको अंदर लेते थे। शाम के समय पे इतना सुंदर दिखाई देता था वो। कौन सी चीज़ किस समय पे कितनी सुंदर लगती है ये लोग जानते थे ना, बहुत सुंदर दिखाई देता था जब लेकर के आते। उसके बाद फिर दूसरे दिन जवारी अगर है तो हमारे पास जवारी ज़मीन के अंदर रखी जाती है। ज़मीन के अंदर ऊपर से छोटा सा मुंह होता है और नीचे बहुत गहरा अंदर होता है, जिसमें 400 कुंटल 500 कुंटल जवारी आसानी से चले जाती है उसके अंदर। तो उसको पातरा बोलते हैं, हमारे पास में प्यो बोलते हैं। तो वो जो है खलियान वहाँ का चर्मकार तैयार करता है, ये पातरा भी अंदर उतर के उसकी लिपाई पुताई ये तैयार करता है, पूरा सफाई। उसके बाद जब वो अनाज डालने लगते हैं तो ऐसा कपड़ा पकड़ते हैं दोनों पति पत्नी चर्मकार के, वो भर के अनाज अंदर गिरना है, तो बहुत शुभ माना जाता है। तो हर बैलगाड़ी को पकड़ते थे, वो अनाज इनका होता था बस। उसके बाद में सारा अनाज उसके अंदर आने के बाद ये चर्मकार उसके अंदर उतर के पूरा व्यवस्थित करके किसका कितने बैलगाड़ी अनाज आया है इसके अंदर, वो सब कोयले से दीवार पे लिखता था कि फलाने का इतना, फलाने का इतना, वो अंदर लिख डालता था। उसके बाद वो जितनी गठड़ी बांध सकता है बांध के वो बाहर निकलता था, ऐसे वो अनाज उसका हो। ये तो पद्धतियाँ थी पूरी, कौन क्या करना है, उसका क्या होगा, मान क्या होगा उसका। फिर उसके बाद उसको बंद कर डालते थे। गांव भले ही जल जाए, अनाज नहीं जलता था कभी, अनाज सुरक्षित रहता था। बीज भी रहता था, बीज रहता था, अनाज रहता था, खाने के मोहताज नहीं होते थे ऐसे, भले ही गांव जल जाए। इस तरह से ना वो अनाज अपना रखते थे। अभी तक रखिए, ये हाइब्रिड अनाज उसमें रख नहीं सकते इसको नहीं रख सकते उसके अंदर, ये नाश हो जाता है पूरा। मगर वो इतनी ज़बरदस्त वो पद्धति थी, कितनी ही बारिश आ जाए उसमें पानी नहीं आता था, कीड़ा लगने का तो प्रश्न ही नहीं था, चोरी होना संभव नहीं था उसमें, चोरी करना असंभव था। जब उसमें से अनाज निकालना रहता तो रात के 3-4 बजे उसका मुंह खोला जाता था। जब कोई बच्चा नहीं जागता है उस टाइम पे उसका मुंह खोल के रखते थे, पूरी उसकी गैस निकलना है बाहर। उसके बाद उसमें दिया छोड़ते थे, उसके बाद एक मुर्गी छोड़ते थे, उसके बाद बकरी का पिल्लू छोड़ते थे, उसके बाद आदमी उतरता था। ये अगर अंदर घूम रहे हैं तो फिर आदमी उतरता था। अब कोई फटाक से खोला और उसमें घुसा, मर गया उसी टाइम पे, ऐसा ना, बड़ा सुरक्षित। और इतने बड़े बड़े हैं वो हमारे पास में बने हुए हैं, और सब नालों के किनारे, नदियों के किनारे है। ये नहीं कि बहुत ऊंचा टेकड़ा देख के बहुत जगह देखे, नदियों के किनारे ये बने हुए। इनका नाम क्या है आपने बताया? इसको पातरा बोलते हैं, पातरा प्यो बोलते हैं हमारे पास में। जवार इज जोन्नली। तो ये हमारे यहाँ ये जमीन के ऊपर बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, ऊपर भी बनता है नित्य इस्तेमाल के लिए। लेकिन वही है, उसमें भूसा मिट्टी और गोबर लगाएंगे, पूरा गांव भर जल जाएगा, लेकिन कोठी नहीं जलती। वो नहीं जलती, कोठी नहीं जलती वो, क्योंकि पूरा मिट्टी का बना हुआ होता है ना, वो नहीं जलेगा। ओनली मिलेट्स अंदर रखते हैं। हाँ, जोनलू कोरलू सब आगे छोटी गिंजर है ఎక్కువ ధాన్యం అయితే అవుతుందో అది కట్టండి, తక్కువ అయితే కుండల్లో పాతి పెట్టి ఉంచేటోళ్ళు। कम अनाज है, कम चीज़ें हैं, उसको बड़े बड़े घड़े बनते थे उसको अंडे के आकार में, वो ज़मीन में गाड़ के उसमें ये चीज़ें रखते थे ऐसा। गेहूं और चावल भी गुरुजी ऐसे रखते थे? चावल वावल नहीं रखते थे, धान रखते, चावल नहीं। चावल रोज का कूटना होता था, महीने का ज़्यादा 1 महीने का कूट के रखते थे लोग चावल ना।
उससे ज़्यादा पुराना चावल नहीं रखते थे लोग। సో వడ్లు లాగే ఉంచి అవసరమైనప్పుడు దంచుకుంటున్నారు हमेशा। तो उसमें से ले आते कैसे थे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता था इसमें से? किसमें से? ये जो कि पात्र है, नहीं, जब वो निकालते थे बराबर बात, किसको कितना चाहिए वो लेता था, क्योंकि किसका कितना है उसमें पता रहता था ना, पूरा लिखा हुआ रहता था ना उसके अंदर। वो जरूरत के हिसाब से लोग लेते थे। मगर 2-3 पात्र वो लोग 3 साल के लिए नहीं खोलते थे, ऐसा। वो हमेशा वो अनाज स्टॉक रहना है, वो अकाल वकाल के लिए वो हमेशा रखते थे लोग, वो नहीं निकालते थे। उसमें थोड़ी सी गंध आती थी मगर खराब नहीं होता था। वो अनाज को जब संग्रह करते थे तो कुछ प्रक्रिया करते थे, जैसे हमारे गुजरात के अंदर तो ऐसा करते थे, ऊपर तेल, वहाँ तो एरंडी का तेल लगाते हैं। हाँ यहाँ पे भी एरंडा तेल नहीं, हमारे पास नहीं लगाते। अच्छा। गुजरात में खूब दालों को एरंडी का तेल लगाते हैं, है ना। चावल वावल में शायद नहीं देखा मैं। चावल में तेल होता है लेकिन एरंडे का नहीं होता है, दूसरा होता है। मगर दालों में तो एरंडी का तेल खूब लगाते हैं वहाँ पे, है ना। उस तरह से नीम की पत्ती भी होती है, नीम की पत्ती भी होती है। नीम की पत्ती वगैरह ये डालते हैं। तो गुरुजी कैस्टर ऑयल यूज करता है, वो वेरी स्टिकी होता है ना। हाँ, Really? How do they do it? हाथ से लगाते हैं ना, जो डाल के मैंने भी किया हुआ है, वो लगाते हैं वहाँ पे। कुछ कुछ इलाकों में लगाते हैं। कीड़ा नहीं लगता ना। And then they can use it as a seed. नहीं, खाना बनाने के लिए बात है ना। नहीं, दाने वाले बनाने के बाद उसको रखते हैं। खाना बनाने इतना कट्टा ऊंचा, इतना कुंडल सर, बीजों को अलग ही रखते हैं। बीज और से बीज कई तरह के पत्तों की टोकरियां बना करके उसके अंदर रखते हैं, जिसमें बीज का कीड़ा नहीं लगता है, बीज को कीड़ा नहीं लगता है, ऐसा। गेहूं का कितना उपयोग होता था समाज में? गेहूं का भी उसी तरह से उपयोग होता था जिस गेहूं हमारे इलाके में नहीं होता है। भारत में गेहूं का कम उपयोग हुआ या फिर किस किस इलाके में? पता नहीं, उत्तर हिंदुस्तान में तो खाते ही रहे हैं गेहूँ। हमारे इलाके में जवार ज्यादा होती है, रागी भी वो होता है। यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, रागुलू फागुलू ये सब तो होते ही है, मगर हमारे इलाके में जवार ज्यादा होती है, धान भी। ये फसल काटते हुए खेत में कुछ अनाज गिर जाता था, हाँ, तो उसे कुछ लोग आते थे, वो ले जाते थे, वो उनका अधिकार होता, वो उनका अधिकार। वो खेतों में चूहे होते थे, वो बिल बना करके बहुत सारे बांधे काट करके डाल देते थे, उसे निकालने के लिए कुछ और लोग आते थे, वो उनका अधिकार होता, उनका अधिकार है। बहुत सारे लोग इस तरह के, वो ले जाते हैं, ऐसे है, हर जगह है। तो वो कोई चीज को बेकार नहीं होने देते थे, ऐसे। वो मानना ये है कि खेत में जो फसल होती है 12 हिस्से में से एक ही हिस्सा किसान के हाथ में आता है, 11 तो बाकी चला जाता है, ऐसे ही, ऐसे ना। पंछियाँ, चूहे, वाहे, बंटवारे फटवारे में ये सब में होता है ये सब कुछ, ऐसा। लेकिन वो उचित बंटवारा बोला है आप, हाँ, उचित है पूरा उचित। कैसा रहता था हमारे पास में, जो कारीगर लोग जो काम करते थे व्यवसाय के लिए, धंधों के लिए जो काम करते थे, उसकी कीमत तय थी। एक किसान को इतना चमड़े का काम चाहिए, एक किसान को इतना मिट्टी का, जानवरों को पानी पिलाने के लिए इतने ये चाहिए, तो तय था कि हम इतने ये देंगे, इसके बदले इतना देना है, वो तय था बराबर। उससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो उसका अलग होगा, वो अलग होगा, वो तय था। बाकी ये संस्कारों वाला जो मार्केट था, ये कीमत नहीं थी, ये कटनम हो, ये उनका मान है, नेक है उनका, वो कीमत नहीं है, ऑनरेरियम। हाँ, वो उनका मान है, ऐसा। मैं भी एक गांव में था गुरुजी। तो अब ये बात ये है कि ठीक है, अब ये सब तो है, मगर ये व्यवस्था चलना है। जैसे
तो हमारे पास में क्या रहा है कि गांव का बहुत महत्वशाली धन रहा है धान्य, अनाज महत्वशाली धन रहा है पूरा। धान्य जब तक धन था वो घर में किसके हाथ में रहता था? महिलाओं के हाथ में। तो देना लेना, रीत रिवाज, दान धर्म, मान मर्यादा पूरा महिलाएं करती थी। पुरुष इस व्यवहार से हमेशा दूर रहा है, इसको व्यवहार पता नहीं था। ऐसे धान्य जब तक धन के रूप में महिलाओं के हाथ में रहा है, गांव में कोई भूखा नहीं सोया, अन्न कभी नहीं बिका, है ना। कारखाने लगने के बाद जब धन का एक ही पैमाना तय हुआ, नोट जब बना, ये नोट जब धन बन करके आया तो किसके हाथ में आया? पुरुषों के हाथ में आया। पुरुषों के हाथ में आते ही हमारी पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई, सब कुछ। ये ला है काम कर, वो दान कर रही है, वो किसी का मान कर रही है तो इसके आग लगती थी। मैं मर कमा के ला रहा हूँ तो उसको दे रही है, उसका दान कर रही है, हल है, ये हल्ला मचाने लगा। तो पुरुष दान कम दावत ज्यादा चालू किया, ऐसे ना। दान कम और दावत ज्यादा, ऐसे ना। ये पूरी गड़बड़ हो गई। दूसरी बात क्या है कि हमारी व्यवस्था में ये था कि समाज में किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, और अहंकार होता है तो समाज पूरा टूटता है, वो गड़बड़ हो जाती है। अहंकार कब होता है आदमी के अंदर? जब इसके भीतर से ऋण का भाव खत्म हो जाए। ऋण का भाव अगर खत्म होता है तो अहंकार होता है। हर कौन है ना, ऋण का भाव इसके भीतर रहना है हमेशा। 3 ऋण हमारे पास में बहुत महत्वशाली रहे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋणों से तो हमको विमुक्त होना ही है हमेशा। अब ये ग्राम का ऋण है, ये सब देव ऋण में आ जाता है, ये देवताओं के ऋण में है, ये सब देवताओं के ऋण में है, ये देवताओं के ऋण में है। माँ को भी तो देवता माना जाता है ना। देव, दानव और मानव। देव वो होता है जो सब कुछ देता है मगर मांगता कुछ नहीं, उसके आगे कुछ रख देंगे तो नहीं लूंगा ये भी नहीं बोलता है, ये देवता का लक्षण है। मानव वो है जो लेता और देता है, वो मानव है। दानव वो है जो लेता मगर देता नहीं, वो दानव है ना। हाँ, तो इसलिए हमको ये 33 करोड़ सब देवता बन गए, दे रहे हैं। चंद्रमा हुआ, सूर्य देव हुआ, चंद्रमा देव, वायु देव हुआ, कुत्ता देव हुआ, गधा देव, ये सब देव हो गए। मातृ देव हुआ, पितृदेव हुआ, आचार्य देव हुआ, ये सब देव बन गए। और ये जिस दिन मुंह फाड़ के मांगेंगे, माँ जिस दिन ये बोलेगी कि अरे मैंने तेरे को 9 महीने पेट में पाली, तेरे लिए इतना ये करी हूँ, तो मेरे लिए क्या कर रहा है, ये जिस दिन ये बोली तो इसका देवत्व खत्म हो गया। ये फिर लेने देने के हिसाब में आ जाती है ना। 2-4 बार सुनने के बाद में वो लगा हिसाब लगा ले कितना करी तू, है ना। वो देव तब तक है जब तक वो अपने मुंह से कुछ बोलता नहीं है, मांगता नहीं है। मगर जो लिया है उसका ये फर्ज होता है कि जिससे लिया है उसको कुछ तो देना है, नहीं तो दानों की गिनती में आ जाएगा ना। हाँ, दानों की गिनती में आएगा। तो अब हमारे पास में ऋण का भाव, धन से कोई ऋणी नहीं था, ऋण का भाव हर एक में था, उसको रखा गया, ये है करके हम जी रहे हैं ऐसा। तो भी बात ये आती है कि एक तो ऋण का भाव खत्म होता है तो अहंकार होता है, दूसरा जब वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है तो अहंकार होता है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा रखा गया था कि वो कोई एक ये ना माने कि मैं ही कमा रहा हूं,
मैं ही कमा रहा हूँ और सबको पाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जितनी भी कारागिरी थी, वो कोई एक हकदार नहीं होता था कि मैं अकेला कमा रहा हूँ, सब उसमें परिवार लगता था। जुलाहे का परिवार पूरा, कुम्हार का परिवार, हर एक का परिवार उसमें लगता था। वो परिवार की कमाई माने जाती थी, व्यक्तिगत एक आदमी की नहीं, है ना। तो वहाँ तो करता धरता कोई होता ही नहीं, तो सभी हो, तो अहंकार किसको होना है। हाँ, आज आदमी बोल सकता है, तनख्वाह कमा के मैं ला रहा हूँ, दारू पी करके खानदान को गाली दे सकता है बैठ के। मैं आया, मेरे को गिलास पानी तक नहीं पूछे, गाली दे सकता है दुनिया भर की, क्योंकि ये अकेला कर रहा है। ये अकेला अपने आप को मानता है कि मैं अकेला। मगर एक कारीगर का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं ही अकेला कर परिवार का पोषण करने वाला, है ना। वहाँ जो है पूरे परिवार की कमाई है, व्यक्तिगत एक आदमी की कमाई नहीं है। हिंदुस्तान में परिवार की कमाई को रखा गया है, एक आदमी की कमाई को महत्व नहीं दिया गया है। जहाँ एक आदमी सर्वस्व अपनी कमाई का हकदार होता था, वहाँ उसको खत्म कर दिया गया। कोई एक आदमी ये ना समझे कि मैं ही सब कर रहा हूँ। पर उसमें फिर इस बात का बोध होना भी जरूरी है ना गुरुजी, कि धन 8 प्रकार की जो आप बता रहे थे, अब जो भी है अब ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो पैसा तो नहीं कमा के ला रहे ना, वो तो सिर्फ ज्ञान और जैसे विद्या के बारे में, ये सब वो एक व्यवस्था है भाई पूरी की पूरी, उसको समझना ऐसे कि उस व्यवस्था में ऐसे होता है कि उसमें कोई भी एक आदमी अपनी कमाई का हकदार नहीं माना जाता। हर कारीगर की परिवार की कमाई होती है। वहाँ तो छोटे से छोटा बच्चा भी उसका हिस्सेदार होता है। वहाँ कोई ये नहीं बोल सकता था कि मैं अकेला ही सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ऐसे आज ये होता है ना। इसे परिवारों में बहुत गड़बड़ है आज, बहुत बड़ी गड़बड़ है परिवारों में। ये संयुक्त परिवार टूटे भी तो इसी वजह से, इसी वजह से जितने नौकरी या मैं ही कर रहा हूं। ऐसा तो वो जो था हमारा कि कैसे, अब ये परिवारों की अर्थव्यवस्था जाति की अर्थव्यवस्था थी अपनी, हर जाति का भी अपना एक अर्थव्यवस्था थी पूरी की। कैसे काम के बंटवारे कैसे होंगे, क्या होगा, परिवार का काम कौन करेगा, समाज का काम कौन करेगा, है ना। कई बार ये होता है कि व्यक्तिगत किसी का काम करना है तो व्यक्तिगत एक कारीगर कर सकता है, मगर गांव के देवता का काम करना है तो समाज का कार्य है। किसी के देवता का काम करना है तो व्यक्तिगत एक आदमी नहीं कर सकता है उसको, ये पूरे अपने समाज को इकट्ठा करता है। ये सब मिलके उसका काम करना है, ये सब मिलके उसका काम करेंगे। जो उससे मिलता है वो इन सब में बंटना है। समाज के काम को समाज करता है, अकेला नहीं। तो ये सब मिलकर के काम, अभी गोंडों के देवता का काम करना है तो पीतल की ढलाई करने वाले ओझा है ना, ये सबको बुला लेते हैं, सब आ जाते हैं। जितने आसपास उनके नजीक है घर, सब आ जाओ भाई, देव का काम करना है। काम इतना बड़ा कुछ होता नहीं है, मगर सब आ जाएंगे, सब थोड़ा बहुत कुछ भी करेंगे। अब वो जो मिलता है वो फिर सब में बंटना है। वो एक ने ये नहीं कि एक ही हजम कर जाएगा, ये नहीं होता है। हर एक में फिर बराबर बंटना है। बंटवारे के ढंग बड़े विचित्र है। शिकार करने जाती है आदिवासी औरतें भी साथ में जाती है। 40 लोग अगर शिकार करने गए हैं, उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं भी है उसमें। तो जब ये बंटवारा होता है ना मांस वास का, एक किसी का नहीं, तो सबके सामने एक एक हिस्सा रखेंगे। गर्भवती औरत के सामने 2 हिस्से रखेंगे, ये हर चीज का 2 हिस्सा उसके सामने रखेंगे, क्योंकि ये अकेली नहीं आई है, ये 2 जीव आए शिकार करने के लिए, उसका भी हिस्सा होना पड़ेगा उसमें। उसके सामने 2 हिस्से रखेंगे। गर्भवती महिलाओं को हमेशा 2 हिस्से मिलते थे,
किसी भी चीज़ का ना, वो तो इसके दो हिस्से होते थे, क्योंकि अकेली नहीं है, वो पद्धतियाँ रही है हमारी अपनी, ऐसा ये सब कुछ खेतों में। हाँ गुरुजी, एक याद आ गया, गांव में गए थे हम, वहाँ हमने देखा छप्पर गांव का एक बड़ा अच्छा सा प्रतीक है, घरों का बड़ा कुटिया जैसा रूप लगता है, लेकिन अब छप्पर कम दिखने लगे। तो मैंने पूछा, तो पहले मेरे भी गांव में जब छप्पर बनता था तो उठता तो गांव में तमाम इकट्ठा हो जाते थे छप्पर चलवाने के लिए। अब लोगों को कोई आदमी नहीं मिलता कि कोई जो छप्पर उनका ऊपर लगवाए, तो आप किसी को लेबर का पैसा दीजिए। अब इतना पैसा नहीं, धीरे धीरे वो भी खत्म होता। इस तरह से अब चीजें हो रही, बिल्कुल मिलजुल के काम करना सबके साथ। हाँ, वो ही खत्म, वो खत्म हो गया। तो जी ये कम्युनिकेशन का कैसे रहता होगा, न्यूज़ वगैरह जैसे आज हम फेसबुक देखते हैं, कुछ भी हुआ तो एक दिन में शाम तक सबको पता चल जाता है, तो उस समय भी पता चलता है। क्या था इसका सिस्टम? उस समय निरंतर चलने वाले रूप रहते थे ना। अच्छा, इनको चाहिए भी तो कितने दूर का समाचार चाहिए होता था, है ना। यहाँ गुरुजी पहाड़ में वो ढोल से, हाँ वो तो होता है, कुछ समाचार अपने इलाके में देना है तो ढोल है, तुड़ुम है, ये बहुत सारे वाद्य है, उसके हिसाब से चला जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ साल पहले गणेश भगवान को दूध पिलाया गया, है ना, पूरा मीडिया उसके खिलाफ था। फिर भी सुबह 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जंगल में जीने वाले, पहाड़ के ऊपर जीने वाले लोग भी अपने देवताओं को दूध पिला लिए, है ना। ये बात कैसे फैली? तब फेसबुक नहीं था। तब फेसबुक नहीं था। लगभग 20 साल हो गए उस बात को। हाँ हाँ, है ना। टीवी चैनल भी इतने नहीं थे गुरुजी। 95 की है ना, सब पिलाए हैं। वो बात कैसे फैली? वो क्या ढंग था बात? दूध की कमी हो गई उल्टा। हाँ, दूध की कमी है। 1 लीटर दूध को 10 लीटर दूध बनाया, जब किसको मालूम है कि भगवान पी रहा, है ना। भगवान पी रहा है पता रहने के बाद 10 लीटर बनाया वो दूध। चलो इसके बारे में कमाई तो कर लो, इसकी ऐसी कैसी, है ना। कितनी लंबी लंबी लाइन लगी, है ना। वो कैसे हुआ? आज भी बहुत बातें ऐसी फैल जाती है, कौन प्रचार किया है पता नहीं चलता है, फैल जाती है ना। बस ऐसे वो ढंग है अपने, वो है एक तरह का ढंग, वो भी है। ये नहीं कि इसके द्वारा ही होगा, ऐसा नहीं है, वो अपने ढंग है। हमारे पास में वो ढंग होते थे पूरे, निरंतर लोग, यात्री लोग चलते रहते थे। पहले जब यात्राओं पे निकलते थे लोग, तो एक समय की रोटी लेके भी नहीं निकलते थे, है ना। 20 किलोमीटर चलते थे, 20 किलोमीटर में तो उनके रिश्तेदार होते थे, किसी के भी वहाँ घुस जाते थे जाके। फिर आगे जब जाते, हमारे पास में जैसा है कि वहाँ कुछ गांव है, वो गांव में आकर के लोग गांव के चबूतरे पे बैठ जाते थे। गांव का कोतवाल आता था, रोज नामचा लिखता था, खाता, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन जाति के हो, ये बताना है। वो लिखने के बाद में वो जिस जाति का जो आदमी आया है उस ग्रुप में है, उसको उस जाति वाले के पास में ले जाके बिठा डालता था उनके घर पे। चलो ये तुम्हारी जाति के लोग हैं, खिलाओ पिलाओ रखो है इसको। तो बस्ती में जो गांव घर है, हर घर का वो उनका अपना बंटवारा होता था कि सोमवार को आए तो किसके घर पे, मंगलवार को किसके घर पे, उनका अपना था कि इस बार को कोई अतिथि आएगा तो किसके घर ठहरेगा। सीधा वो कोतवाल उसको वहाँ भिजवा देता, वो जाता, रात वहाँ ठहरता, दुनिया भर की बातचीत होती, टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है, डिजाइनिंग की होती है, बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती हैं। सुबह में इतनी गठड़ी बांध देता था, फिर झाड़ के पास आए सब, फिर चले आ गया, खत्म। ये व्यवस्था रही है ना, बड़े आसानी से सहज वो होता था। फॉरेस्ट से कैसे गुजरते थे? फॉरेस्ट नहीं, जंगल हमारे पास में जो 4 रास्ते रहे, अजपथ, अशुपथ, गजपथ, रथपथ जो रहे हैं, ये अलग अलग, पूरे अजपथ जंगलों के बीच में से पहाड़ों पे से ही रहते थे। हाँ, बोट ट्रैक। हाँ, वो ये कभी भी पहाड़ जैसे आज जैसे वीरान नहीं रहे, लोग चलते रहते थे उसमें।
यात्रा करते रहे। येनुगुला वीरा स्वामी के साथ तो बैलगाड़ियाँ थी, पालकियाँ थी, ये सब था। तो अभी आदिलाबाद के जंगल का बहुत अच्छा वर्णन किया है ना, कि कैसा जंगल था। इतना घना जंगल था कि उसमें बर्छा भी नहीं घुसता था। हाँ, बल्ले मुड़ा दाटको तुमने, इतना घना जंगल था जिसमें से वो निकला था। ऐसे वो था। मर रोज चलते थे। क्या था, आदिलाबाद से गुड़ियतनूर 25 किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर। जिस रास्ते से भागेगा आदमी 15 हो जाता होगा। तो उस समय जो टप्पा लेके जाने वाला रहता था, पोस्ट लेके, वो शाम में निकलता था। वो आदमी अभी तक जिंदा था, हम उससे बात करते थे बहुत बार। वो 2 मशाल बांधता था कंधे के ऊपर, मसाले जलाता था, बर्छा हाथ में लेता था, उसमें घुंघरू लगे रहते थे। ये डाला कंधे पे, चला, वो मशाल दे, वो जंगलों के बीच में से निकल जाता था। वहाँ ये टप्पा फेंक करके, गठड़ी फेंक के, वहाँ से ले करके सुबह में आदिलाबाद आ जाता था। वो बर्छे की आवाज़ बहुत दूर तक आते रहती, वही आ रहा है भाई, पोस्टमैन आ रहा है, ऐसे वो जाता था, आ जाता था। बहुत नज़दीक के रास्ते होते थे ना ये सब, बहुत नज़दीक के रास्ते। भाई ऐसा जाओ तो 1.5-2 किलोमीटर होगा, ऐसे घूम के जाओ तो 20-25 किलोमीटर हो जाता है। क्या कहते हैं उसे? किसको? वो समय का डाकिया जो होता था, डाकिया कहते हैं। उस समय टप्पा। हाँ, बहुत आजान बहु था, ऊंचा तगड़ा, अच्छा था। अभी 15-20 साल पहले वो मरा, मस्त था वो, खूब तेज चलता था। हलकारे अलग लोग हैं। गुरुजी, कुछ चीजें मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अर्थशास्त्र, हमने अर्थशास्त्र पढ़ा, मूलतः हमारे अध्यापक अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र यही से शुरू करते हैं। लेकिन जब मैं सरन साहब के संपर्क में आया तो मुझे जो इकोनॉमिक्स, जो ये अंग्रेजी का शब्द है इको और नोमोस, 2 वर्ड से बना है। इको है वो ग्रीक वर्ड है ओइकोस, जिसका अर्थ है होम यानी घर, और नोमोस आया है कि जो हमारा लोगोस है उससे निकाला गया प्रिंसिपल, छोटे छोटे बनाए गए कि घर को कैसे चलाया जाए। अर्थ मूल ये है। लेकिन अर्थशास्त्र को पढ़ाते हैं बच्चों को सिर्फ पैसा की, धन कैसे कमाया जाए, क्या किया जाए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे चीजों को बच्चों तक पहुंचाते हैं और उसका हम कैसे उसके अंदर वो दृष्टिकोण पैदा करते हैं। उससे तो ये जो ग्राम व्यवस्था है, तो हमें लगता है कि जैसे ये जो कबीले हुआ करते थे, हमें लगता है वो ही एक व्यवस्था सबसे अच्छी थी। जैसे लोगों ने विस्तार करना शुरू किया कि बाहर से भी आए, संस्कृतियां मिले, तभी से सारा ये सब विघटन शुरू हुआ। नहीं, कबीले फबीले शायद हमारे पास कभी नहीं रहे। जनजाति जैसे लोग कहते हैं वो आदिवासी हैं, उनका अपना ये तो अभी भी 100-200 साल के अंदर बने हैं पूरे। कबीले जैसा लोग हमारे पास में, मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी रहे हैं। कभी नहीं रहे। यहाँ पे अब जैसा रहा है कि हमारे पास में गूढ़ा कहलाता है, पल्ली, वो यहाँ एक ही भाषा वाले और एक ही तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं। वो कबीला नहीं है। वो बहुत सारा रॉ मटेरियल हर जगह नहीं मिलता है। अब एक बारीक मोतियां बनाने, काली जो पोत होती है, मोतियां जो होती है, मंगलसूत्र वगैरह पहनते हैं, ये बनाने वाला एक समाज है पूरा। वो विशेष एक इलाके में ही रहता है, हर गांव में नहीं है ना। वो वहीं पर रह करके वो बनाता था पूरा, उनका पूरा रॉ मटेरियल वगैरह वहीं था, मगर मार्केट पूरा था उनका, है ना। उनका ये था कि हमारा इस जगह पे बनी हुई हर मोती, हर सुहागिन के गले में रहती है, ऐसा। तो वो एक जगह, इसको हम कबीला नहीं बोल सकते ना। कबीला क्या है? कबीले का क्या परिभाषा है मालूम नहीं, वो तो और देशों में होंगे कबीले जिनका
वर्ड ही उर्दू का लग रहा है मेरे को। एक गुरुजी ये बहुत गड़बड़ हो गया है कि हम हर चीज को अंग्रेजी शब्द में समझते हैं और वो अंग्रेजी शब्द की अपनी जो पूरी दुनिया है वो हमारी दुनिया से मिलती नहीं ना। तो उसमें फिट करते हैं फिर। हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। Pawan ji, see what happened is, I am telling with my experience, right? Yes. My mother wanted me to study in English medium. Yes. Right? All of us are products what of I'm telling is, she don't want me to leave the house. She don't want me to learn English. Other than English. And now, actually, everyone is asking me to speak in Hindi, Telugu, Malayalam, and whatever. Right? How is it like, it is very unfair. No, see, I'm not talking about language, I'm talking of categories. Yes, even we that should be also. aware that English categories or European categories are unsuitable to understand our things. Our categories are different. The mental categories, the constructs which come out of it. Like for instance, just a simple word like dharma. There is no English equivalent for that word. But we say religion, you won't say, but larger majority who know English, they say dharma is religion. It completely wipes out the meaning of dharma. Which means duty, which means guna, which means so many other things, that gets wiped out. If you only impose religion on dharma, that's what happens. That is what is happening when we speak. Now, Kabila is not caste, for instance. Caste and jati are two different things. Caste and jati are two different things. According to what Guruji says, jati comes out in a very different way. But then immediately person says, oh, caste, because he has studied caste or she has studied caste. Now the caste is a completely different category from the category of jati as we talk about. When he is talking, it makes sense, a holistic, integrated sense, it fits into everything. See, that is the reason, what I understood is, we actually learned everything in a fragmented manner. Yes. And see now, when we started living, when we had our children, otherwise I'll be happily sitting over there. No, I don't think it is that difficult as Pawan and your conversation. Yes, it is not if we difficult, but it was recognize, difficult once. if we recognize simple things, that we are fragmented. We are living in a fragmented manner. That's all. If we recognize this fact of it, तब गुरुजी की बात जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि हम वाकई में फ्रैगमेंटेड तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये आइडिया नहीं होना चाहिए। ये जीवित फॉर्म में हमको महसूस करना चाहिए कि हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम बटे हुए हैं। ये हमको एक्चुअली अगर अपने जीवन से दिखेगा तो हम लोगों को हमको गुरुजी की बात तुरंत समझ में आने लगेगी। फिर हम कहेंगे अरे ये वाह, रॉकेट का युग हुआ, कंप्यूटर का युग हुआ, ये एक अलग चीज है ना। तो इसमें ये सारी चीजें आती है कि पाषाण युग में तो लोग ऐसे रहते होंगे, उस युग में ऐसे रहते होंगे, ऐसा ना। तो वो ये युग की बात है। हमारे पास में अगर हम इसको मानते हैं तो ये एकदम अलग है पूरा का पूरा। इसमें कबीले फबीले कहीं दिखाई नहीं देते हैं हमको, है ना। जितना ट्विटर नाम का कबीला है, फेसबुक कबीला है, ये नए कबीले हैं। और आप उसमें नहीं है तो आप नाक बाहर है। ठीक है चलना है ना। टेबल इधर रख ये इसको जरूरी है, मैं सामने आया। नहीं आप सारा लेके। हाँ, तो हम तो ना ये सब वो उसको मानने वाले लोग हैं कि हम तो त्रेता युग, कलयुग, ये द्वापर वाले को मानने वाले लोग हैं ना। और इसमें ये कबीले फबीले कहीं बैठते नहीं है। वो समाज जीता है, कलयुग में ऐसा जीता है, त्रेता में ऐसा जीता है। और ये कुछ लाखों सालों का हिसाब है ना हमारे पास में। ये लाखों सालों की त्रेता में, उसमें इसमें ऐसी सारी चीजें तो हमारे पास में आती नहीं है। अगर हाँ इतना है कि देखते हैं जब ये गाँव में कई जगह एक एक तरह के काम करने वाले लोग एक एक इलाके में बसे हुए हैं। वो अपनी सहूलत के हिसाब से, वातावरण है, जलवायु है। हमारे आदिलाबाद में पवन जी बोट का एक इलाका है,
बोध करके एक इलाका है पूरा, वहाँ जितने गांव है सब जुलाहों के गांव है। वहाँ 6 महीने की ठंड रहती है जुलाहों के, वहाँ 6 महीने का ठंडा रहता है, वातावरण में नमी रहती है। हमारे इलाके में बहुत खुश्क वातावरण है, जुलाहों के लिए नमी का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, तो शायद वहाँ रहेंगे। ना होते हैं, मार्केट उनका यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का है, मगर जहाँ सहूलत है वहाँ वो लोग रह लेते हैं। ऐसे उसको हमें कबीला नहीं बोल सकते ना, वहाँ रहते हैं जहाँ सहूलत है उसको वहाँ रह लेंगे, और उनका संबंध संपर्क इन सबके साथ में रहता है। उनके भी अपने गांव बटे हुए थे, घर बटे हुए थे, ये सब उनका भी अपना है। ऐसे घर बटे हुए मतलब क्या होता है कि उधर उनका कुछ फैमिली कुछ गांव के लिए काम करती है। घर यानी जब बड़ी बस्ती होती है तो हर कारीगर, जितने भी कारीगर है, वो अब पूरे गांव के लिए एक कारीगर काम नहीं कर सकता ना। 1000 घर है या 100 घर है, एक कारीगर 100 घर का काम तो नहीं कर सकता है। तो 9-10 कारीगर मिल करके घर बांट लेते हैं कि इतने घरों का मैं करूँगा, इतने घरों का तुम करना है, वो हिसाब से बांट लेते हैं घर। कस्टमर हाँ, जैसे जंगल बटा होता है, जंगल के अंदर आदिवासियों ने पेड़ बांटे हुए होते हैं। नहीं, मैं समझ गया। मतलब ये था कि ये गाँव के घर बटे होते हैं या उनके कस्टमर्स के? तो इनके भी घर बटे हुए होते हैं ना, तो ये बांट लेते हैं घर, गांव बांट लेते हैं आसपास के, ये गांव मेरे है, तो उसका काम वो करेगा, कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। ऐसे जा करके मैं देता हूँ, या वो उससे ले नहीं सकता है, ले लेगा भी तो गड़बड़ हो जाएगी कि हमारे रहते हुए तुम उससे कैसे लिए हो। ऐसे समझो एक कारीगर फटाक से मर गया, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, बीवी है और बच्चे हैं, उसके अपने घर है, ये बच्चे अभी काम नहीं कर सकते हैं और सब काम तो नहीं कर सकती है, तो फिर इसका कैसे चलना है? तो इसका वो समाज निभा लेता था, है ना। वो अपने समाज से बात करके, ये तो मेरा तो कोई नहीं है, तो ये समाज उसका निभा लेता। ठीक है भाई, हम लोग तो है ना, जाति तो एक सागर के समान होती है जिसमें अपना हर कोई समाज आता है, तो वो निभा लेते थे कि ठीक है, जब भी जरूरत है हम हैं, बस। उसमें कभी तय कर देते थे कि इतना अगर दे रहे हैं तो इतना हिस्सा कुछ दे देना, मगर तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। ऐसे घर नहीं टूटेगा। अब कोई शादी वादी नहीं करने वाला है तो सारा समाज उसको समझाता था, कारीगर तुम नहीं करोगे तो हमारा एक घर टूटेगा, है ना। आओ, शादी अगर तुम नहीं करोगे तो हमारा एक घर टूटेगा, ये तुम शादी करो ताकि हमारा घर चलता रहे, ऐसा ना। आओ, क्यों सुजीत जी होता है ना। हाँ, मुझे कह रहे हैं नहीं तो कारीगरों का घर टूटता है ना। और कोई सन्यास लेता, तो सन्यास लेने का है तो वो सब कारीगरों के घर जाके बुलावा देता था कि आओ मैं सन्यास ले रहा हूँ, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आओ। तो सब कारीगर लोग इकट्ठा होते थे। भंगन के जब जाता ये बुलाने के लिए, भंगन को आना पड़ता था, सोने का सूप और सोने का झाड़ू लेकर के जाना पड़ता है उसको। वो जब उसको देते हैं तो भंगन आती है आशीर्वाद देने के लिए, ऐसा। तो ये सब कारीगर सब इकट्ठा होते हैं, तो ये सबसे क्षमा याचना करता है कि मेरे को क्षमा करो, मैं गृहस्थ जीवन से दूर जा रहा हूँ, मैं सन्यास ले रहा हूँ। ये सन्यास लेने का मतलब है तुम्हारा एक घर खत्म हो जाना, है ना। मेरी वजह से तुम्हारा आर्थिक नुकसान होने वाला है। अगर मैं गृहस्थ रहता तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी चीजों को इस्तेमाल करता, आज वो खत्म होता है। उस नुकसान के लिए आप तुम लोग मेरे को सब क्षमा करो।
तो उस समय पे जितना कारीगर समाज है ये उसको आशीर्वाद देता था, ठीक है भाई तू अपने लिए जो करना है कर ले, हमको कोई शिकायत नहीं है। बांस का काम करने वाला डंडा देता था, जुलाहा कपड़ा देता था, दर्जी झोली देता था, बढ़ाई पादुका देता था, चर्मकार मृत चर्म दे देता था, कोई कंबल देता था। हर जाति का आदमी अपनी एक एक चीज उसको देता था। आखिरी बार दे करके उसको विदा करते थे, जा वो अपने मोक्ष के लिए जो भी करना है कर ले, खत्म। या कई बार ये सब मिलके उसको ये चीज़ें दे करके उसको मसान घाट तक ढोके ले जाते थे कि अब तू मर गया। पहले सन्यास के पहले उसको मरना पड़ता है ना और ले जाते वहाँ छोड़ डालते थे उसको। फिर उसका गुरु महाराज सन्यास की प्रक्रिया चालू करता है, ऐसे वो चालू होती है। उसके बाद वो सन्यास, उसके सन्यास कौन ले सकता था? कोई भी ले सकता था? कोई भी ले सकता था सन्यास, सन्यास कोई भी ले सकता था। चाय आ गई। हाँ घंटी बजी, चलिए ना, चलो ओके। मेरे को तो यही मिल जा रही है करके ध्यान नहीं आ रहा है तो जो हमारे कुटुंबों में रहा है वही रहा है। महाभारत की लड़ाई पूरी यही रही है। तो कुटुंब में ये होता है कि 4 भाई है, उसमें एक बड़ा है ना, जो मुखिया है उसका, और छोटे भाई की पहले संतान हो गई तो उसके बाद अधिकारी वही होता है। ये नहीं कि बड़े भाई की संतान ही उसके अधिकारी होगी, ऐसा नहीं होता था। खानदान का जो बड़ा है वो मुखिया, वो सयाना होता था। महाभारत की लड़ाई यही रही है। कई बार वो तय कर दिया जाता था। हाँ, इसको मैं समझना, यहाँ की प्रथाओं को समझना पड़ेगा। हाँ, यहाँ की थोड़ी अलग है। हाँ, आप बताना चाह रहे पूरे बता। हाँ, उसको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं जानता नहीं हूँ। यहाँ के हम जब उसको जौनपुर के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता था कि जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये जो हम कबीला की बात कर रहे हैं और जो सयाने की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों मिलते हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा समानता है और उसमें भी ऐसे होता था कि वो ये सयाने का फर्ज क्या होता है? कर्तव्य क्या होता है? सयाने का ये होता था कि वो जो गाँव में जैसे जो न्याय व्यवस्था थी, कोई विवाद हो गया उनको उनका निपटारा करना, और एक जो ये जो कर देते थे, फसलाना देते थे, जो टैक्स होता था वो लोग भी उसको वसूल करते थे। तो एक ऐसा होता था, लेकिन वो पारिवारिक रूप से ही चलता था। वो जो सत्ता थी वो मतलब आगे जो ट्रांसफर होती थी उनके परिवार में आगे बच्चे, पिताजी से मुझे होगी, मेरे से मेरे बच्चों को, इस तरह का चलता था। वो हर जाति में ऐसे ही होता है, हमारे पास में भी हर जाति में ऐसे ही होता है, वो चलता है ऐसे ही। मगर उसको कबीला नहीं बोल सकते हैं, कबीला ही टाइप नहीं बोल सकते, हर जाति में ऐसे ही होता है ना। हर जाति में 3 लोग ये लोग कायम करते हैं पूरे। एक तो मुखिया होता है उसका जाति का, गांव की पंचायतों में वो जाता है, मगर उसकी मुखिया बनाने की एक पद्धति होती है हमारे पास में कि उस जाति के 12 गांव के मुखिया मिलकर के इसको मुखिया तय करते हैं। वो इसको पगड़ी बांधते हैं। कम से कम 12 गांव के लोग तो होना है, उसे 20 गांव माने जाते हैं जहाँ पे, और 12 गांव के लोग तो होना ही है। वो इसको तय करते थे। गांव की सभाओं में मात्र यही जाता था, अपनी जाति के निर्णय ये करता वो उसका। यहाँ पर तो गुरुजी ये था कि मतलब प्रत्येक गांव में ये होते थे। हाँ। जो होते थे प्रत्येक गांव। ये जैसे गांव में मुखिया अभी चुनाव करके होते हैं। हाँ। पहले ये मुखिया का काम एक परिवार के पास था, वो रहता है, दूसरे लोग लेते नहीं है जाते, काय की आफत करके। जिनको अपने गाँव कोई बना है तो ठीक है, बनता जाए, है ना, उसको अनुभव है, उसका सब कुछ है, वो एक होता है। कभी मुखिया अगर भ्रष्ट हो जाए तो समाज उसको हटा सकता है या नहीं?
यहाँ तो राजाओं को हटा डालता था समाज, ये भ्रष्ट है, इसको हम नहीं चाहिए। वो पद्धति होती है ना, वो भी एक वो रही है पद्धतियाँ ऐसे। ठीक है, चल रहा है जब तक चल रहा है एक परिवार में। अगर वो एक तरह से भ्रष्ट हो गए हैं पूरे, तो फिर समाज चाहे तो उसको हटा देता है। ये नहीं कि कितना भी भ्रष्ट हो उसको ढोएंगे, ऐसा नहीं रहा है हमारे पास। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल एक तरह से, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्रता का भाव चाहता है ना। हर आदमी चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, वो स्वतंत्रता का भाव तो चाहता है। मगर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी जाति में वो स्वतंत्र है अपने आप में, गांव में वो स्वतंत्र नहीं होता है। वो अपनी एक जाति में अपने उसमें स्वतंत्र है, उसके भी एक पैमाने तय है। वो कुछ भी कर ले ऐसा नहीं हो सकता है। एक कोई अगर लड़का भ्रष्ट हो गया है, दुनिया भर का उद्दंड हो गया है, तो पहले उसका परिवार कोशिश करता था, परिवार को नहीं मान रहा है तो कुटुंब कोशिश करता था, कुटुंब को भी नहीं मान रहा है तो जाति का मुखिया कोशिश करता था, जाति वाले, और जाति को भी नहीं मान रहा है तो गांव का मुखिया ये करता था, और उसको भी नहीं मान रहा है तो फिर वो उस इलाके का जो भी सामंत फामक जो होता था उसके हवाले कर डालता था कि भाई अब इसको तुम जैसा देखना है देखो, अब इसको हम अपने गांव में नहीं रख सकते। ऐसे तो ये रहा है पूरा बहुत अच्छे ढंग से। हमारे पास में भी आदिवासी जितने भी समाज है, हर गांव का अपना एक पटेल होता है, वो होता है, बहुत सारे निर्णय वो लेता है, उसके लिए कुछ सुविधाएं भी होती है। अब पटेल लोग जैसे है कि पटेल है तो गांव के सारे लोगों को एक दिन उसके खेत में काम करना है, मगर जिस दिन सब लोग उसके खेत में काम करना जाना है तो वो सबको खाना खिलाना है। वो मनाते रहता है कि मत आओ मत आओ, क्योंकि सबको खाना खिलाना है। ये नहीं कि ऐसे ही फुकट में काम करवा सकता है ना, वो सब है, पूरी पद्धति है बहुत अच्छे से ना। ये पटेल पुलिस पटेल नहीं है ना? पुलिस पटेल नहीं है, पुलिस पटेल सरकारी होता है। पुलिस पटेल जो है ये सरकारी है। राजाओं की ओर से गांव में कोतवाल होता था, उसका काम ये होता था कि रोज गांव की रिपोर्ट राजा को पहुंचाए। रोज रोज नामचा लिखता था, गांव में कौन आया कौन गया, क्या त्योहार हुआ, कैसे त्योहार हुआ, त्योहार में कोई लड़ाई हुई है या नहीं हुई है, ये रोज लिख करके अपने मुखिया को देता, वो आगे भिजवाता था, वो राजा तक पहुंचता था। यह हर गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी रिपोर्ट रोज राजा को रहती। अंग्रेजों से पहले की उसके पहले से भी ये व्यवस्था रही है कि जो उस क्षेत्र का राजा है उसको तो इतनी खबर तो रखना ही होगा क्या चल रहा है पूरा गाँव में। वो एक होता था, उस तरह से चलता था। ज़्यादातर ये गांव का मुखिया ही अपने कदमी से ही करवाता था, उसके हाथ में 2-3 लोग रहते थे, वही करते रहते थे। खबर रिपोर्ट भिजवाना है, रोज नाम से रोज लिख करके भिजवा देना है, कौन आया है कौन गया है, क्या कार्यक्रम हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई तो किस कारण उसकी लड़ाई हुई है, ये सब राजा तक जाना है। वो एक व्यवस्था रही है ऐसे। मगर जातियों में जो गांव की जातियों की जो पंचायत देखा हूँ मैं, जातियों में पूरा समाज तो नहीं जाता था, हर जाति का मुखिया जा करके बैठता था। अब उनकी ज़्यादातर पंचायतें ये होती थी कि तुम हमारे लिए क्या सोच रहे हो, है ना, क्या सोच रहे हो, उसके लिए ये चीज़ किए हो, उसके लिए हमारे लिए क्या किए हो, ये बात तो लोग रखते थे। ये तो हमारे लिए अन्याय हो रहा है फिर।
जहाँ तक रोजी रोटी की बात है, मार्केट की बात है, वहाँ कभी कभी ये हो जाता था। मगर इनका आपस में भी जो पंचायतें लगती थी, और कोई किसी के घर जाकर के सामान बेच के आ गया या कुछ कर दिया, तो उसकी पंचायत होती थी कि तुम कैसे दिए हो रहा है। ये छोटी मोटी पंचायतें चलते रहती थी ऐसे। बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत लड़ाइयाँ उसका इसका कोई ऐसा कुछ रहा नहीं है। जहाँ तक है ज़्यादा क्या किस चीज़ की पंचायत, तलाक वाला की पंचायतें भी नहीं होती थी, ये बाद में होने लगी। जब पुरुष लोग गांव छोड़ करके बाहर काम करने के लिए जाने लगे, उसके बाद ये तलाक वाला की पंचायतें चालू हुई। उसके पहले भी वहाँ जाकर के कुछ गड़बड़ कर गया, यहाँ औरतें परेशान हैं, वो गड़बड़ है कर रखी है, उसमें फिर ये अलग पंचायतें चालू हुई है। जब पुरुष लोग घर छोड़ करके बाहर काम करने के लिए निकलने लगे ऐसे, पहले तो कोई पुरुष भी नहीं जाता था। अभी गोपाल का एक दिन फोन आया था, गुरुजी एक लड़की आई है, वो रिसर्च कर रही है। क्या रिसर्च कर रही है? नहीं, महिलाओं के रिवाज और त्योहारों पर वो कर रही है रिसर्च। तो मैं उसका मानना क्या है, क्या दृष्टि से कर रही है, उसका सोचना ये है कि ये जो महिलाओं के रीति रिवाज है, ये त्योहार है, ये महिलाओं को चार दीवारी में बंद रखने का षड्यंत्र है। ऐसा उस हिसाब से कर रही है, वो साबित नहीं करेगी ऐसे ना। तो मैं पूछा कि पुरुष घर से बाहर काम करने के लिए कब निकले? कारागिरियां टूटने के बाद, नौकरियां आने के बाद पुरुष लोग घर से बाहर निकले हैं काम करने के लिए ना। उसके बाद कौन सा पुरुष गांव छोड़ के बाहर जाता था काम करने के लिए? ये भी नहीं जाता था, ये भी तो गांव में घर में ही रहता था। तो इतने बड़े षड्यंत्र की जरूरत क्या थी? षड्यंत्र की जरूरत क्या थी? ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है ना पूरी। तो यहाँ की कुछ सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा समय रहेंगे तो समझेंगे। यहाँ के बारे में इतना मालूम तो नहीं है ना कि यहाँ के रिवाज क्या है, क्या क्या है। तो भाई 10-15 दिन रहेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं, अभी रहेंगे तो घूमेंगे जरा, ये असल होता क्या क्या है ये देखेंगे। मगर हमारे पास में सर्वसम्मति को हमेशा महत्व रहा है, सर्वसम्मति को, बहुमत को कभी भी कोई महत्व नहीं रहा है। सर्वसम्मति में आचार बनते हैं जो व्यवहार में लाए जाते हैं, बहुमत में कानून बनता है जो जरूरी नहीं कि हर कोई मान ले, है ना। जरूरी नहीं कि हर कोई माने, ऐसा है। मगर सर्वसम्मति में तो एक आचार बनता है, सब व्यवहार में ला लेते हैं आसानी से, क्योंकि सब मिलकर तय किया है। मगर सर्वसम्मति की भी अपनी पद्धतियाँ थी, हर सारी चीज को सर्वसम्मति नहीं बोला जाता। यहाँ जितने बैठे हैं वो सर हिला दिए तो सर्वसम्मति नहीं होती है वो ऐसा बैठ करके ना। क्योंकि कई बार ये देखते हैं कि अरे भैया ये बात बोला है, इसकी बात क्या, ये अच्छी रहती है, सब सर हिला दिए तो सर्वसम्मति नहीं है। कई बार अरे इससे कौन लगा ले आफत, मान लो ना, वो भी सर हिलाते हैं। चल भाई तू बोला सो ठीक है, इसको भी सर्वसम्मति नहीं माना जाता है। सर्वसम्मति में अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, कोई बात रखी गई है और 99 लोग उसको मान लिए हैं, एक नहीं मान रहा है, तो उसको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। वो अपनी बात रखता है और वो बात, उसकी बात इससे श्रेष्ठ है तो सब लोग उसको मान लेते हैं, ठीक है भाई ये बढ़िया है, उससे अच्छा, वो मान लेते हैं। ये सर्वसम्मति होती है ऐसे। वहाँ ये नहीं कि हर एक को बात करने का समय नहीं दिया जाएगा, वहाँ सबको बात करने का समय दिया जाता है। वो एक ढंग है, वो एक पद्धति है। वहाँ आंख मूंद करके कुछ भी नहीं हो जाता है सर्वसम्मति में। कई दृष्टिकोणों से सोचते हैं बैठ करके,
कई दृष्टिकोणों से। कहीं डर के तो नहीं हाँ कर रहे हैं सब लोग, कहीं कोई लालच में तो हाँ नहीं हो रही है, या कभी भय के मारे या किसी और श्रद्धा के मारे तो हाँ नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा के मारे भी हाँ करते हैं ना, सही, उसको थोड़ी माना जाएगा। तो उसकी अपनी पद्धति है पूरी ऐसे। हमारे पास में मैं अभी वही बताता हूँ कि जब एक सुंदर पैमाना था हमारे पास में कि हम गाँव को एक शरीर मानते थे। शरीर में हमारे सारे अंग अलग अलग हैं, पांचों उंगलियां भी समान नहीं है, सब सारे अंगों के अपने अलग अलग काम हैं। मगर जब खाने लगेंगे तो ये पांचों उंगलियां समान होती है। जहाँ भोजन की बात आती है वहाँ फिर सबको समान होना है, वहाँ फिर किसी को कम या ज़्यादा की बात नहीं हो सकती। समाज बहुत विविधता से जीता था, मगर आर्थिक इसमें सब समान था मामला, उसमें भेद नहीं हो सकता है। एक घर से एक सुनार को जितना पैसा जाना है, एक कुम्हार को भी उतना ही जाना होगा। इसके लिए उसकी कितनी चीजें इस्तेमाल करना है, उतना ही बांस के काम करने वाले को जाना होगा। तो समान जाना है, वो तय था। हम लोग इसके हिसाब निकाले हैं, पूरे चौकड़े निकाले हैं ना, कि एक घर में कुम्हार का कितना सामान लगता था, बांस के काम करने वाले का कितना सामान लगता था, ये कच्चा सूत बनाने वाले का कितना सूत लगता था, ये सब पूरे। ये है गुरुजी आपके पास अभी ये पूरा? मेरे पास में ऐसा थोड़ी होता है लिखा हुआ कोई करता है। एक घर में हमारे इलाके में 222 चीजें लगती थी कुम्हार की साल में। 222 चीजें हर जगह। एक त्योहार में बहुत खिलौने घर में आते थे। होली की अमावस्या होती है तो उस समय मिट्टी की बनी छोटी सी चक्की है, उखली है, चूल्हा है, वो है, ये है, बहुत सारी चीजें होती थी। ये 10-15 चीजें होती थी, छोटी छोटी चीजें जो बच्चों के खेलने के लिए आती थी कुम्हार के घर से। खिलौने भी समय से पहुंचते थे, खेलने के सारी चीजें भी। गिल्ली डंडा भी अपने समय से आता था, लट्ठू भी अपने समय से आता था। वो अपने समय से इनके घर पे आती सारी चीज़ें, खेलने की भी चीज़ें। हमारे पास श्रावण मास में बांस के ऊपर पैर लगे रहते, उसके ऊपर चढ़ के घूमते हैं, वो भी समय से आता था। दशहरे के टाइम पे हर घर घर में लकड़ी की तलवारें आती थी, बढ़ाई लोग बना करके ला के रखते थे। ये सब हर घर में, घर की कुछ सारी चीज़ें साल में एक बार बदली जाती थी। रोटी बनाने का बेलन बदला जाता था, मूसल बदला जाता था, और फिर छाछ बनाने की मधानी बदली जाती, दाल घोटनी बदली जाती थी हर साल। उसके अपने समय थे बराबर। वो उस तिथि पर वो ला करके रख देगा बस घर में। दाल घोटनी हर एक के घर में हर साल नहीं आती थी। क्या क्या? दाल घोटनी की जो घोटनी होती है ना, वो। तो इनका पुरानी का क्या करते? पुरानी बाजू में रख डालते थे, खत्म। रोटी बनाने का बेलन हर साल नया आता था घर में, ऐसा। छाछ बनाने की मधानी हर साल नहीं आती थी। ये है बदलना है उसको, बस हो गया। रोजगार देना है, एक आदमी को काम मिलना है ना, ऐसा उसको काम मिलना है। अब वो जब लेके आता है तो उसकी कीमत नहीं थी, उसका मान करना है ना, उसका मान करना है, ऐसा। तो हर घर में अलग अलग भी हो सकता है, जो कि मान देना है उसको। हाँ, वो हर घर में अलग अलग हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब देखो, एक कुम्हार के वहाँ मैं बैठा था, तो उसके शादी के मटके होते हैं। हमारे पास में 13 मटके होते हैं शादी के, जिसको आयरन बोलते हैं। 9 होते हैं, फिर 13 होते हैं।